हर कस्बा, हर ढाणी, हर गांव आपकी समस्या को सुनने मैं आ रही हूँ NBSC न्यूज के साथ। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपके गांव की समस्या हो या आपकी समस्या आपके सरपंच की हो या आपके प्रधान की हो, या कहनी हो कोई बात जो सीधी पहुंचे सरकार तक, वो बात पहुंचाने के लिए मैं आ रही हूँ आपके पास। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सीधा मुझसे कांटेक्ट करें या फिर आप मुझे मेल करें। मैं सुनूंगी आपकी समस्या NBSC न्यूज के साथ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। यादव साहब, अचरोल की ही बात कर लेती हूँ। मौजूदा हालात कैसे अचरोल के? काम हुए हैं या रुके हुए हैं या धीरे धीरे चल रहे हैं? अचरोल के अंदर मौजूदा हालात तो अभी नई गवर्नमेंट जो बीजेपी की भजनलाल जी की बनी है, आचार संहिता के बाद में देखेंगे वो क्या करते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर बीजेपी से सतीश जी पूनिया थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे काम करवाए हैं और अप्रत्याशित काम कराए हैं जो कभी हुए ही नहीं। भले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लो और खेल मैदान का देख लो, हर चीज बच्चों को, जैसे बच्चों के लिए लाइब्रेरी देख लो, इन चीजों के अंदर पूनिया जी ने बढ़ चढ़ के लोगों को दिया है। पानी की समस्या के लिए जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर हमारे ग्रामीण इलाके ढाणियों की तरफ है ना, जो पहली बार पानी की टंकी बनी है और पानी की लाइनें बिछ चुकी हैं। और पिछली गवर्नमेंट में पूनिया जी बीजेपी से थे, सतीश जी पूनिया, और कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने हमेशा उनके काम में कोई ना कोई रोड़े अटकाए हैं। ये हमने भी महसूस किया है ग्रामीण स्तर पे। हम देखते हैं कि हाँ, जब चलता हुआ काम यदि रुक जाता है, जेडीए से कोई पैसा पास हो गया और वो स्टार्ट होकर के बंद हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की नीति स्पष्ट होती है वहां पर। और अब नया जो अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके अंदर कांग्रेस से प्रशांत जी शर्मा यहाँ पर जीते हैं। अब उनका देखते हैं आगे वो क्या करते हैं, कितना कुछ करते हैं नहीं करते, जो भी है उनका तो अभी देखना बाकी है। लेकिन बीजेपी सरकार, भजनलाल जी सरकार अच्छा काम करेगी और उसका उन्होंने बैठते ही उदाहरण दे दिया। ERCP जो अपनी पानी की जो है वो उन्होंने योजना लागू कर दी, उनका MO हो गया। इधर यमुना लिंक नहर है, तो मेरे हिसाब से राजस्थान के लिए भजनलाल जी है ना जो एक भागीरथ सिद्ध होंगे। और ग्रामीण जनता को सिर्फ पानी चाहिए नहरों के द्वारा। आज खेतों में पानी नहीं है, किसान है जो ठाला बैठा है पानी की वजह से। और मैं तो चाहता हूँ भले वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस जनता को पानी चाहिए। यदि पानी होगा तो किसान खुशहाल होगा। तो पानी तो हर जगह होना ही चाहिए। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जाए, हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, आपने कौन सी पार्टी का चयन किया, कमल का या फिर हाथ का? देखो ये टाइम है ना, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व था। ये अभी 19 तारीख को जो वोटिंग हुई, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मोदी के नाम पर, क्योंकि लोगों ने इसको एक राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न माना कि कुछ भी हो लेकिन राष्ट्र के लिए वोट करना है। स्थानीय मुद्दे, छोटे मोटे मुद्दे चलते रहते हैं, मेन मुद्दा है राष्ट्रीयता का, अपने भारत देश की इज्जत का सवाल है। और कहीं ना कहीं लोगों ने महसूस किया है कि पिछले 10 साल के अंदर मोदी ने इस देश का मान सम्मान और गौरव देश में भी विदेश में भी बढ़ाया है। और लोगों ने इसीलिए है ना जो मोदी को फिर से देखना चाहते हैं तीसरी बार। तो अपने सवाल में आपने ये तो नहीं बताया कि आपने किसको सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ही सपोर्ट। मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया और पूरा ऑल ओवर इवैल्यूएशन करने के बाद में बीजेपी को सपोर्ट किया। कैंडिडेट को देखकर वोट दिया है, फिर मोदी जी को? कैंडिडेट के लिए भी देखते हैं तो कांग्रेस से अनिल जी चोपड़ा युवा है, लेकिन अनुभव के आगे है ना जो राव राजेंद्र सिंह जी के आगे वो बहुत फीके नजर आए। वो उनकी बातों से भी और उसकी शैली से भी, कार्यशैली से भी काफी कुछ दिखाई दिया है। राव राजेंद्र सिंह के अनुपात में कहीं भी नहीं है अनिल चोपड़ा जी। नए हैं, यूथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूथ को किसी को बिठा दो। अनुभव बड़ी चीज है। संसद को चलाने के लिए, स्थानीय मुद्दों को रखने के लिए जो राव राजेंद्र सिंह जी इस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, वो अनिल चोपड़ा जी नहीं कर सकते, क्योंकि अनिल चोपड़ा यहाँ से नहीं है, वो सांगानेर से है। राव राजेंद्र सिंह जी यहाँ के स्थानीय आदमी, उनको स्थानीय मुद्दों का पता है। लेकिन यहाँ आपके आसपास के गांव की बात कर लूं, यहीं के लोग कह रहे हैं कि राव राजेंद्र सिंह पहले क्यों नहीं आए जनता के बीच? वो तो राजा हैं, वो तो राजघराने से बिलोंग करते हैं, तो पहले क्यों नहीं निकले राजा साहब? अब कैसे, जब चुनाव की टिकट मिली है तब क्यों राजा साहब घरों से बाहर निकल रहे हैं? ये लोगों की सोच है। अभी कुछ लोग शायद हो सकता है नए होंगे वो राजनीति में, वो भूल गए कि 2009 के अंदर भी वो लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़े थे और आम जनता से कनेक्ट थे। शाहपुरा यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, हमेशा कनेक्ट रहते हैं। अभी कोई कुछ भी बोल देगा। देखो, अपोजिशन का काम है बुराई करना, वो बुराई करेगा।
बुराई नहीं करेगा तो उनको सुनेगा कौन? आप जैसी भी उनको क्यों पूछोगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राव राजेंद्र सिंह यहीं के रहने वाले हैं, लोगों से काफी अच्छा जुड़ाव है। अच्छा, इनसे सामने वालों से आपने ये नहीं पूछा कि चोपड़ा जी कितनी बार आए थे आपके पास? चोपड़ा जी तो नए थे, उम्र 31 साल है, आपके पास कितने साल से आ गए ये बता दो भाई। कोई भी चीज का इवैल्यूएशन ढंग से तो हो। कहते बड़े लोग कहते हैं कि तोले नहीं तो सतोले। अरे सामने वालों विपक्ष के मतलब पक्ष की मोदी की बुराई करते करते नैतिक मूल्यों की बातें भी छोड़ देते हैं वो लोग। ऐसा कैसे संभव है? जो आदमी 2 बार विराटनगर से 1 बार शाहपुरा से विधायक रह गया, 2009 से 9 में यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी था, वो आदमी लोगों से जुड़ा भी नहीं, वो आते ही नहीं है, फिर वो रहते कहाँ है? मेरे हिसाब से अपोजिशन जो सिर्फ घरों में कैद रहता है, उनको कुछ पता नहीं कि कौन आता है कौन जाता है। और इसीलिए यही कारण है कांग्रेस की दुर्गति का कारण यही है कि वो लोग खुद का इवैल्यूएशन करते नहीं है, दूसरों की कमियां वो 1000 गिना देते हैं। जी अच्छा, एक सवाल है, अगर जिस तरीके से खुद सचिन पायलट ने सपोर्ट किया है जगह जगह अनिल चोपड़ा को, क्या लग रहा है अगर अनिल चोपड़ा एक बार के लिए हम सोचे कि निकल गए और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते, क्या लगता है जनता के मुद्दे वहां तक पहुंचा पाएंगे? या उनका कम्युनिकेशन स्किल जो अच्छा होगा वार्ता का, कि जनता के बीच वो जाएंगे, जनता की बातें सुनेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे? आपको ऐसा लगता है? देखो, ये तो उनका आने वाला टाइम बताएगा उनकी कार्यशैली कैसी रहती है। मैं तो उनको पहले से शुभकामना देता हूँ। आप कह रहे हो यदि वो जीतते हैं और वो जाते हैं, यदि वो पब्लिक के बीच में आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता की भलाई के लिए बड़ी बात है। यदि जीता हुआ कैंडिडेट यदि जनता के बीच में आकर के उनके सुख दुख दर्द की सुने, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? लोकतंत्र का अच्छा रूप देखने को मिलेगा यदि ऐसा है तो। रही बात आप कह रहे हो सचिन पायलट का, सचिन पायलट ने इस चुनाव को कहीं ना कहीं खुद का चुनाव बना के रख दिया, ये उनके लिए माइनस पॉइंट है। नहीं, मौका तो उनके पास भी था, खुद खड़े हो जाते वो, उनको मौका तो उनके पास भी था ना, गोविंद सिंह डोटासरा के पास भी था, फिर खुद क्यों नहीं आए? बड़े नेता खुद क्यों पीछे हो गए? देखो मैम, उनको खुद को पता है कि अपन खड़े होंगे तो अपनी क्या फजीती होगी। वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए लगे हुए हैं। अब उन्होंने एक बच्चे को आगे कर दिया, हारे तो तेरी किस्मत, जीते तो तेरी किस्मत। किसी का क्या जाता है? अभी जैसे मैं किसी को कह दूं बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे पीछे लड़ने के लिए, मेरा क्या जाएगा? बचीट तो वो खाएगा और वो हारेगा। तो ये छोड़ो, ये बड़े नेता है ना, ये खिलाते हैं, ये खेलते नहीं है खुद। यदि पायलट जी, डोटासरा जी इतनी हुंकार भरते हैं, मैदान में क्यों नहीं आए? मैदान में आना चाहिए। जो लड़ता है ना सही होता है, जिसको लगता है कि मेरे अंदर वजन है, वो तराजू पे बैठ करके तुल जाता है कि मेरे अंदर इतना वजन है। तराजू में बैठना नहीं चाहते हैं, बात करते हैं हमारे अंदर इतना वजन है, हम इतना करेंगे इतना करेंगे, कहने की बात हो रहा है। और ये चीज कहीं ना कहीं जनता जान गई और इन लोगों को नकार भी दी। वरना ये लोग कहते हैं हमारे गहलोत साहब के विजन के बेस पे हम विधानसभा चुनाव फिर जीतेंगे। क्या हुआ इनके विजन का? पायलट जी तो उस टाइम भी थे, डोटासरा जी उस टाइम भी थे, गहलोत जी उस टाइम भी थे, क्या हुआ इनका ये बताओ? उनके बीच तो मनभेद और मतभेद चल रहा था शायद। जब वो खुद का घर नहीं संभलता तो दूसरे का घर क्या संभालेंगे? पायलट साहब की सरकार थी, कहने को तो वो विरोध करते थे कि मैं ना जो जनता के लिए रोड पे उतरूंगा। पब्लिक रिजल्ट देखती है, पन्ने नहीं पतलती। पायलट साहब का फेलियर था वो, उनको यदि ऐसा ही था तो कुछ न कुछ खुद की गवर्नमेंट में रहते हुए कुछ करके बताना चाहिए था पब्लिक के लिए। उस टाइम तो वो गहलोत जी के नीचे दबे हुए थे, आपस की खींचतान, सरकार होटलों में कैद थी, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी थी, पर्सनल छींटाकशी भी उन्होंने करी जो पब्लिक ने देखी। और उसी का नतीजा है कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी पावर में आई। तो जनता, आज की जनता पढ़ी लिखी है, कहने से किसी के वोट नहीं देती। लेकिन कहा जा रहा है कि पर्ची से बने भजनलाल शर्मा जी को, तो पर्ची से बना दिया गया एकदम से। जनता इस पे भी बड़ी गुस्सा है, क्यों? मैडम, बिना सोचे समझे भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैं बताऊं मैडम जी, कहने वाले कुछ भी कर, जो बंदा 18 साल से राजस्थान बीजेपी महामंत्री है, वो आदमी अचानक से आ गया क्या? जिसको संगठन का 18 साल का अनुभव है, वो आदमी अचानक से कैसे हो सकता है ये बताओ? 18 साल का अनुभव कम है क्या? और यदि 18 साल का भी अनुभव यदि कम है इन लोगों के हिसाब से, तो मेरे को लगता है कि शायद ये सचिन पायलट जी तो दौड़ में नहीं है, क्योंकि इनको तो 18 साल अभी पूरे हुए ही नहीं। ऐसा कैसे? रही बात पर्ची की, ये नाम तो किसी का निकाला जाएगा। अरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ये गर्व करने वाली बात है कि एंड के अंदर बैठा हुआ आदमी भी है ना जो फर्स्ट में आ सकता है। और ये काबिलियत वो सिर्फ बीजेपी के अंदर है या बीजेपी के हाईकमान है, वो ऐसा एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। कम से कम कांग्रेस की तरह तो नहीं कि गहलोत जी कुर्सी से चिपके हुए थे, पायलट साहब से बात करेंगे, फिर आप क्यों चिपके हुए थे? आप क्यों कोशिश कर रहे थे कि कुर्सी में छीन लूं? जब इनको सत्ता का लालच ही नहीं है तो क्यों हुंकार भर रहे हैं फालतू के अंदर? बैठ गए अब तो गहलोत जी की दिखाई नहीं दे रही।
गहलोत जी खुद के बेटे की सीट संभालना मुश्किल हो रही है, जालोर से हार रहे हैं वो, ये देख लो। तो जो खुद के लिए नहीं जीत सकता वो दूसरे को क्या जिता सकता है। अच्छा, एक सवाल इसी बीच पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि आरसीए का पद क्यों छोड़ा होगा वैभव गहलोत ने आनन फानन में? क्या लगता है क्यों वो पीछे हटे और उन्हें अचानक से फिर जालोर से टिकट मिल जाता है लोकसभा का? क्या लगता है इस पर कुछ है आपको कहना? देखो, इसमें मैं नहीं, कोई भी बोल देगा कि जब मेरे को लगता है कि नीचे मेरी गाड़ी गिरने वाली है तो उस गाड़ी को छोड़ो, पहले अपनी जान बचाओ। आरसी का पद छोड़ दिया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, अभी देख लेना जांच होगी, इनके सारे चट्टे आगे आ जाएंगे, भले कोई हो, भले भ्रष्टाचार के इसलिए छोड़ के भागे। निष्पक्ष आदमी होता है, वो बोलता है मेरे को डर किस बात का है, इसलिए छोड़ के भागे आरसी का पद। आखिरी सवाल पे हम बात खत्म करते हैं, मोदी फैक्टर से क्या प्रभाव पड़ेगा यूथ पर भी और आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी, क्या लगता है? देखो, यूथ की वजह से आज मोदी जी है ना जो सत्ता में बैठे हैं, और यूथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, और यूथ अच्छी तरह जानती है कि इस देश को क्या चाहिए। मोदी का विजन स्पष्ट है, आने वाली पीढ़ियां मोदी को याद करेंगे। जो मोदी जो काम कर रहा है ना, वो खुद के लिए नहीं कर रहा, वो इस देश के लिए काम कर रहा है। आज ये लोग विपक्ष है ना जो अभी भी 2024 के अंदर जी रहे हैं और ये 1970 की बात करते हैं, जातिगत मतगणना रही है। अरे भाई, जातिगत तो कर लेना, इस देश के भी तो कुछ बोलो। हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग ऐसी छोटी सोच की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है नौजवान को। नौजवान फिर भी घूम फिर के देखता है कि मोदी का विजन स्पष्ट है। उसका विजन है देश के लिए, सबसे पहले अपनी रक्षा करो, इस देश की रक्षा करो और अपनी अस्मिता बचाए रखो कैसे भी करके। तो मोदी का विजन क्लियर है। ये यूथ, गरीब, किसान मोदी को वोट कर रहा है, विपक्ष के कहने से कुछ नहीं है, और मोदी जी फिर से सत्ता में आ रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे मोदी जी? जी मैम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।